एक मरीज जिसका इलाज चल रहा है और वो फिलहाल बेहोश है। जैसे उसे होश आता है और उसे पता चलता है कि उसका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है जिसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो उसके बाद वह डॉक्टर उसे छुट्टी के लिए कहने लगता है। अब डॉक्टर उससे कहते हैं कि भाई अभी तुम्हारा छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है, जब छुट्टी का टाइम हो जाएगा तो हम तुम्हें भेज देंगे। लेकिन वो बार बार आग्रह करता है और कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर इलाज नहीं कराना और मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। अब यह बात जैसे उस डॉक्टर साहिबा तक पहुंचती है जो उस मरीज का ट्रीटमेंट कर रही थी, तो वह वहां पर आती है और उस मरीज से छुट्टी लेने का कारण पूछने लगती है। तो वो कहने लगता है कि मैडम देखो, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूं और इस हॉस्पिटल का खर्चा मैं नहीं उठा सकता, इसका तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज होता है, मुझे पता है इसके बारे में, तो आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। लेकिन तभी वह डॉक्टरनी साहिबा उससे कुछ ऐसा कहती हैं जिसे सुनने के बाद जो मरीज होता है छुट्टी कराने की वजह असमंजस में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, क्या कहा था डॉक्टरनी साहिबा ने उससे और किस वजह से वो छुट्टी की वजह असमंजस में पड़ गया। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रांची के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर कुल 3 सदस्य हैं, माता पिता और एक उनकी लड़की जिसका नाम है ज्योति। अब ज्योति जैसे स्कूल जाना स्टार्ट करती है तो उसके बाद उसके टीचरों से माता पिता को पता चलता है कि बच्ची पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और ये पढ़ लिख कर जरूर आपका नाम रोशन करेगी। इस बात को सुनकर माता पिता बड़े ही खुश होते हैं और अपनी बेटी को खूब पढ़ाने का एक दूसरे से वादा कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिलहाल परिवार के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं थी। पिता अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे एक छोटे से बिजनेस से और अपना घर था जिस घर के अंदर वो रहा करते थे। लेकिन तभी अचानक से जो ज्योति की माँ होती है उसे कोई बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते उनका काफी सारा रुपया पैसा उनके इलाज में खर्च हो जाता है। जो ज्योति के पिता थे उन्होंने अपने बिजनेस तक को बेच दिया था और जिस घर के अंदर वो रहा करते थे उसको भी बेचकर अपनी पत्नी के इलाज में पैसा लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो उनकी जान नहीं बचा पाते हैं। अब जैसे उनकी मौत होती है तो उसके बाद परिवार में केवल 2 सदस्य रह गए थे और वो भी एक किराए के कमरे में रहा करते थे। बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था और अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। बाप बेटी को इस बात का बड़ा ही दुख होता है कि उनके परिवार का एक सदस्य कम हो गया है, लेकिन जो पिता होता है वह पुत्री को संभालता है और कहता है कि बेटी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद जो लड़की का पिता होता है वह वहीं के रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान खोल लेता है और उसी से पैसे कमाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने लगता है। वह अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाया करता और उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसकी पत्नी ने जाते वक्त भी उससे यही बात की थी कि तुम बेटी को खूब पढ़ाना ताकि बेटी अच्छे से हमारा नाम रोशन कर सके, क्योंकि इसके टीचर बोल रहे थे कि ये पढ़ लिख कर जरूर से आपका नाम रोशन करेगी। तो वह अपनी पत्नी को वादा कर चुका था और अपनी पत्नी के अंतिम वादे को वो कैसे भी करके पूरा करना चाहता था। चाय की दुकान चलाकर वह अपनी बेटी को पढ़ा रहा था और बेटी भी उसकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। हर क्लास के अंदर वह अव्वल नंबर लिया करती और जब पिता को ये बात पता चला करती तो पिता इस बात से बड़ा ही खुश होता है और अपनी बेटी को और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। लेकिन जैसे ही बेटी की उम्र 14 साल होती है तो उसी दौरान उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के कारण जो पिता ने अपनी बेटी की फीस भरने के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उन पैसों से उसे अपना इलाज मजबूरन करवाना पड़ता है। अब अपने इलाज में उसके में पैसे लग जाते हैं, लेकिन अभी तक उसकी तबीयत में सुधार नहीं था। इधर ज्योति जिस स्कूल में पढ़ा करती थी उस स्कूल के एग्जाम का टाइम आ गया था और उसके बाद जो स्कूल के टीचर होते हैं वो ज्योति के पिता को इस बात की खबर देते हैं कि आपकी बेटी की फीस पेंडिंग है और उसे भरना होगा। अगर आपने फीस नहीं भरी तो आपकी बेटी को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस बात को सुनकर पिता बड़ा ही मायूस हो जाता है और वह काफी ज्यादा परेशान सा दिखाई देने लगता है। इसके बाद पिता इधर उधर से उधार लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कहीं से भी उधार नहीं मिलता और इसी वजह से वह काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। इसी उदासी के चलते वह घर के अंदर बैठा हुआ था, तभी उसकी बेटी स्कूल से वापस आती है और अपने पिता के चेहरे पर उदासी को देख लेती है। इसके बाद वह अपने पिता से पूछने लगती है कि पिताजी आप इतने उदास क्यों हो, आखिर आपको ऐसा क्या हुआ है। तो उसके बाद जो पिता होता है पहले तो इस बात को बताने से बहाना बनाता है, लेकिन बेटी जब जिद करती है तो पिता को बताना पड़ता है कि इस तरह से तुम्हारी फीस के लिए जो पैसे मैंने रख रखे थे वो तो मैंने अपने इलाज में खर्च कर दिए, लेकिन तुम्हारे स्कूल से खबर आई थी कि तुम्हारी फीस भरनी है, अगर तुम्हारी फीस नहीं भरी गई तो तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा।
यह बात सुनकर बेटी अपने पिता से कहने लगती कि कोई बात नहीं पिताजी, अगर मैं इस बार एग्जाम में नहीं बैठूंगी तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आपका इलाज जरूरी था जो आपने करवा लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पिता कहता कि बेटी तेरी माँ की इच्छा थी कि तू पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करे, तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा एग्जाम रहे। दुकान भी काफी दिनों से बंद है, वरना इतने पैसे तो अब तक भी इकट्ठा हो जाते, लेकिन मैं अपनी बीमारी का क्या करूं, ये बीमारी तो बिना बताए ही आ गई। ऐसा कहकर पिता फूट फूट कर रोने लगता है। तो बेटी उनको सहारा देती है, कहती है कि पिताजी आप चिंता मत करो, और मेरी स्कूल की फीस को भरने में 5 दिन है, तो 5 दिन तक मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं आपके चाय की दुकान को चलाऊंगी और जैसे तैसे करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लूंगी। अब पिता पुत्री से मना तो करता है, लेकिन फिलहाल उनका कोई भी सहारा नहीं है, तो मजबूरन उसे अपनी बेटी को चाय की दुकान पर भेजना पड़ता है। इसके बाद जो ज्योति होती है वहां से अपने पिता की चाय की दुकान पर जाती है और वहां पर चाय बना बनाकर बेचने लगती है। पहले दिन जब वह चाय बेचती है तो उसे बहुत कम आमदनी होती है, और इस आमदनी के चलते 5 दिनों के अंदर इतने पैसे इकट्ठा नहीं होते जिन पैसों से वो अपने स्कूल की फीस भर सके। तो इसी वजह से ज्योति एक और आइडिया सोचती है। दूसरे ही दिन वह वहां पर जाकर चाय की दुकान पर भी बैठा करती, लेकिन जब चाय की दुकान पर भीड़ नहीं हुआ करती तो वह ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों का सामान उनकी सवारी तक पहुंचा दिया करती, और ऐसा करके वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहती है। यही सोचकर जो ज्योति है वह जब भी ट्रेन आया करती तो ट्रेन के पास खड़ी हो जाया करती, और जिसके पास थोड़ा सामान हुआ करता उसके पास जाकर उसे मदद के लिए पूछा करती। ऐसे ट्रेन के अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जिसके पास एक छोटा सा सूटकेस था, और जैसे ज्योति उसे देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है, कहने लगती है कि साहब अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपकी मदद कर दूं, आपका ये सामान मैं आपकी सवारी तक पहुंचा दूंगी और बदले में आप मुझे 20 रुपए दे देना। अब जैसे ही वो व्यक्ति इस बात को सुनता है तो वो कहने लगता है कि तुम पहले तो मदद के लिए बोल रही थी, लेकिन फिर बाद में मदद के बदले आपको 20 रुपए भी चाहिए। तो ज्योति इस बात को सुनकर थोड़ी सी मायूस हो जाती है और कहने लगती है कि साहब दरअसल मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये 20 रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस बात को सुनकर जो व्यक्ति ट्रेन में से उतरा था वह बड़ा ही हैरान हो जाता है, और वह सोचने लगता है कि कहीं ये बच्ची कोई नशा तो नहीं किया करती जिस वजह से ये इतने जरूरी पैसे बता रही है। तो वह उसके बाद उसकी जरूरत पूछने लगता है, कहता है कि बेटी किस वजह से तुम्हें 20 रुपए चाहिए, और 20 रुपए से ऐसा तुम्हारा कौन सा काम हो जाएगा। तो जो लड़की होती है ज्योति वह अपनी पूरी कहानी उन्हें बता देती है, कहती है कि इस तरह से मेरी स्कूल की फीस भरनी है और सुबह से मैं ऐसा ही कर रही हूँ, हर व्यक्ति के सामान को उसकी सवारी तक पहुंचाती हूँ और उसके बाद उनसे पैसे ले लेती हूँ, इससे मेरी स्कूल की फीस के पैसे जमा हो जाएंगे और मैं अपने एग्जाम में बैठ पाऊंगी। अब जैसे वह व्यक्ति ये देखता है कि एक बच्ची अपने स्कूल की फीस के लिए संघर्ष कर रही है तो उसे उस पर तरस आता है, और वो कहता है कि ठीक है बेटी तुम मेरा सूटकेस ले जाकर मेरी सवारी तक पहुंचा दो और मैं तुम्हें 20 रुपए दे दूंगा। इसके बाद जो ज्योति होती है उनका सूटकेस अपने साथ लेती है और उन्हें उसके रिक्शा तक पहुंचा देती है। जैसे वो व्यक्ति रिक्शा में बैठता है और सूटकेस लेता है तो उस लड़की को 100 रुपए देने लगता है। उस व्यक्ति ने जैसे उसे 100 रुपए दिए थे तो ज्योति कहने लगती है कि साहब मेरे पास खुले नहीं है, आप मुझे 20 रुपए ही दे दो। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, आप 100 रुपए रख लो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। ज्योति उन पैसों को लेकर वहां से खुश होकर चली जाती है और इसके बाद इसी तरह से काम करती रहती है। लेकिन जो वो व्यक्ति था उसका नाम था विक्रम। अब विक्रम जब ये देखता है कि इस बच्ची को मैंने 100 रुपए तो दे दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक होता है और वह सोचने लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो इसी बात को सोचकर वह इस बात की तहकीकात करना चाहता है, क्योंकि जब उस लड़की से उसने उसकी समस्या पूछी थी तो उस लड़की ने अपने स्कूल का नाम बताया था और अपनी क्लास के बारे में भी बताया था। तो जो विक्रम होता है इस बात की तह तक जाना चाहता है, और इसके बाद जैसे वो अपने घर जाता है तो घर से दोबारा से तैयार होकर सीधा स्कूल के लिए निकल जाता है जिस स्कूल के बारे में ज्योति ने बताया था। वह वहां पर जाता और वहां पर जाकर पता करने लगता है कि इस नाम की एक लड़की क्या इस क्लास में पढ़ा करती है। तो स्कूल वाले कंफर्म कराते हैं। कंफर्म करने के बाद वो उनसे पूछता है कि इसकी कितनी फीस है, तो वो लोग उसे बता देते हैं कि इतने पैसे बकाया है, अगर ये पैसे इसने नहीं दिए तो इसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसके बाद वह व्यक्ति अपने पास से पैसे निकालकर ज्योति की फीस भर देता है और चुपके से वहां से वापस आ जाता है। उसके दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है। हालांकि वो पैसे उसने अपने घर के खर्च के लिए रख रखे थे, लेकिन उसने सोचा कि जहां पर मैं काम किया करता हूं वहां से एडवांस ले लूंगा और उससे मेरा घर का खर्च चल जाएगा। वह बड़ा ही खुश होता है क्योंकि उसने आज एक ऐसी लड़की की मदद की है जो अपनी मदद के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैला रही थी, बल्कि अपनी मेहनत से पैसे कमा रही थी। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन ज्योति को अपनी स्कूल की फीस भरनी थी, और उस दिन तक उसके पिता भी थोड़े से ठीक हो गए थे जो उसके साथ जाकर उसके स्कूल की फीस भर सके। लेकिन जैसे बाप बेटी पूरे पैसों को देखते हैं तो उनके स्कूल के आधी फीस ही ज्योति अभी तक जमा कर पाई थी। तो इसके बाद पिता कहता कि कोई बात
नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करके उनसे कह दूंगा कि कोई बात नहीं, अभी आधी फीस ले लो, बाद में मैं पैसे कमाकर आपको दे दूंगा। यही सोचकर दोनों बाप बेटी स्कूल में जाते हैं और वहां पर जाकर प्रिंसिपल साहब से आग्रह करने लगते हैं कि साहब हमारे बेटी की आधी फीस जमा कर लीजिए, लेकिन इसे एग्जाम में बैठ लेने दीजिए। अब इसके बाद प्रिंसिपल साहब उस लड़की का नाम और क्लास देखकर उसकी फीस के बारे में देखने लगते हैं और वह उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि इनकी फीस तो कोई व्यक्ति आकर जमा कर चुका है, तो वह उनसे कहने लगते हैं कि आपकी बेटी की फीस तो पहले से ही जमा है और आपको ये आधी फीस भी देने की जरूरत नहीं है, क्या आपको इसके बारे में नहीं पता है? तो वह लोग कहने लगते हैं कि जमा है, कौन जमा कर गया? तो वो कहने लगते हैं कि देखो यहाँ पे जमा दिखा रहा है और मेरे ख्याल से आपका कोई सगा संबंधी इस फीस को भर गया होगा, तो आप वहां पर जाकर पता कर लीजिए जहां पर फीस जमा होती है, वो लोग आपको बता देंगे कि कौन आपकी फीस को जमा करके गया है। इसके बाद दोनों बाप बेटी वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर पूछने लगते हैं कि कौन व्यक्ति था जो हमारी फीस को जमा करके गया है। तो इसके बाद जो स्कूल वाले होते हैं वो उन्हें उस व्यक्ति का हुलिया बता देते हैं और जैसे इस हुलिये के बारे में ज्योति सुनती है तो उसे समझ आ जाता है कि हो ना हो वही व्यक्ति जो व्यक्ति उससे उसकी कहानी पूछ रहा था और 20 रुपए की जगह 100 रुपए उसने उसे दिए थे, वही व्यक्ति उसकी फीस भर के गया है। क्योंकि एक निशानी उन लोगों ने ऐसी बताई थी जो निशानी ज्योति ने भी उस व्यक्ति के ऊपर देखी थी। दरअसल वो बता रहे थे कि उसके एक हाथ में टैटू बना हुआ है और उस टैटू में उसका नाम लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में विक्रम, और विक्रम के ऊपर 2-3 निशानियां और ऐसी बताई थी जिन निशानियों की वजह से ज्योति पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि यह वही व्यक्ति है और इसके बाद मन ही मन उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है। पिता इस बात से खुश तो होता है कि किसी ने उसकी फीस आकर भर दी, लेकिन कहीं ना कहीं वह असमंजस में भी पड़ा हुआ है कि आखिर कौन है वह व्यक्ति। तो बेटी उसे बताने लगती है कि पिताजी, मैं आपको उस दिन बता रही थी ना कि आज एक व्यक्ति ने मुझे 100 रुपए दिए हैं और मेरे ख्याल से यह वही व्यक्ति है, क्योंकि जब उसने मुझे पैसे दिए थे तो उसके हाथ पे भी मैंने विक्रम का टैटू देखा था और उसके ऊपर जो जो निशानी वो लोग बता रहे थे वही सब कुछ था। तो इसके बाद पिता उसे ऊपर वाले का अवतार बताता है और कहता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और इसी वजह से वो हमारी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद पिता भी ठीक हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो ज्योति होती है एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है, क्योंकि उसके पिता ने मेहनत करके उसे बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया है और ऊपर से उसने अपनी सारी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेजों से की है। वह डॉक्टर बन गई थी और डॉक्टर बनने के बाद रांची के एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसकी फीस काफ़ी अच्छी है और वहां पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को उस हॉस्पिटल के मालिक ने अपने नीचे हायर कर रखा था ताकि उसका हॉस्पिटल नंबर 1 हो सके। उस हॉस्पिटल में ज्योति भी एक डॉक्टर की तरह काम करने लगती है और इमरजेंसी डॉक्टर के रूप में उसकी ड्यूटी होती है। अब ज्योति अच्छा खासा पैसा कमाया करती, रुपये पैसों की उसे कोई भी दिक्कत नहीं है और उसका पिता अब कोई भी काम धंधा नहीं किया करता है, घर पर आराम से रहा करता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से उनके हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट केस आता है जो कि सीधा इमरजेंसी वार्ड में आया था। अब जैसे ही वो एक्सीडेंट केस उनके हॉस्पिटल में आता है तो इमरजेंसी डॉक्टर ज्योति थी और ज्योति जैसे उस पेशेंट को देखती है तो उसे बहुत सारी अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। दरअसल उस पेशेंट के हाथ में फ्रैक्चर आया था और सर में भी चोट थी, जिस कारण से वह बेहोश था। और जैसे ही ज्योति उसके हाथ को देखती है और हाथ को देखते ही उसे अपनी बचपन की कुछ यादें याद आती हैं। इन यादों को देखने के बाद वह उस पेशेंट का बहुत जोर से इलाज करने में लग जाती है और वह चाहती है कि वह कैसे भी करके इसे जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे। इसके बाद वह उसका ट्रीटमेंट करती है और ट्रीटमेंट करने के बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करा दिया जाता है। अब जैसे उस व्यक्ति को जनरल वार्ड में शिफ्ट कराया जाता है तो उसका बेटा भी वहां पर आ जाता है और वहां पर आने के बाद अपने पिता की हालत देखकर बड़ा ही परेशान होता है। अब वह काउंटर पर जाकर पैसा जमा करने के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चल रहा है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें तो काफी ज्यादा खर्चा आ जाएगा। लेकिन जैसे वो काउंटर पर जाकर अपने पिता का नाम लेकर पता करता है तो उसे पता चलता है कि इनके लिए तो पहले ही पैसे जमा कर दिए गए हैं और आपको पैसे जमा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर जो उस व्यक्ति का बेटा होता है वह बड़ा ही हैरान हो जाता है और अपने पिता के होश में आने का वेट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता को पता होगा कि किसने उसके लिए पैसे जमा किए हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। लगभग 2 दिन बाद उनको होश आता है और जैसे उन्हें होश आता है और होश होने के बाद ये पता चलता है कि आप इतने बड़े हॉस्पिटल में हैं जहां का खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसके बाद वह छुट्टी के लिए बोलने लगता है। अब जैसे ये बात डॉक्टर ज्योति को पता चलती है तो वह वहां पर आती है और वहां पर आकर उसे समझाने लगती है कि देखो, आपका अभी छुट्टी का समय नहीं हुआ है, अभी 2 दिन तक और आपको यहाँ पर रहना होगा और उसके बाद आप चले जाना। लेकिन तभी जो पेशेंट होता है वो कहने लगता है कि देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकूं, तो आप या तो मुझे सरकारी
हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि मेरा इतना खर्चा ना आ सके, या फिर मुझे यहाँ से छुट्टी दे दीजिए, मैं अपने घर पर अपना इलाज करवा लूँगा। अब इसके बाद जो डॉक्टर ज्योति होती है वो उससे कहने लगती है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखो और आपकी पूरी फीस किसी ने जमा कर दी है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को सुनकर वह मरीज एकदम से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी फीस किसने जमा की होगी। इसके बाद डॉक्टर ज्योति इस बात को कहकर वहां से चली जाती है और उन्हें आराम करने के लिए बोल देती है। वह व्यक्ति पूरी तरह से असमंजस में है और तभी उनका बेटा उनके पास आ जाता है। अब जैसे वो अपने बेटे को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि मेरे बेटे ने मेरे लिए न जाने कहां से जुगाड़ किया होगा और इतने महंगे हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवा रहा है। लेकिन जैसे अपने बेटे से वो फीस के बारे में पूछता है तो वह उससे कह देता है कि पिताजी, आपकी फीस तो किसी और ने जमा कर दी थी, और जब मैं फीस जमा करने के लिए काउंटर पर पहुंचा और उनसे पूछने के लिए पहुंचा तो उन लोगों ने मना कर दिया और कहा कि आपकी फीस पहले ही जमा हो चुकी है। इस बात को सुनकर दोनों बाप बेटे बड़े असमंजस में होते हैं और इसी तरह से उनके दिन भी कंप्लीट हो जाते हैं। जितने दिन का उनका ट्रीटमेंट था वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोनों बाप बेटे वहां से जाने लगते हैं, लेकिन पिता के दिमाग में बार बार ये बात आ रही है कि इतने बड़े हॉस्पिटल के बिल आखिर मेरा किसने चुका दिया, कौन वह व्यक्ति है जिसने मेरी फीस भर दी है। तो इसी वजह से वह वहां पर जाता है जहां पर उसकी फीस जमा की गई थी और वहां पर जाकर उस व्यक्ति के बारे में पूछने लगता है कि किसने मेरी फीस भरी है, आप मुझे उसका नाम और एड्रेस बता दीजिए। तो इसके बाद जो वे जमा करने वाले होते हैं वह उन्हें बता देते हैं कि आपकी जो डॉक्टर थी जिसने आपका ट्रीटमेंट किया है उसी ने आपकी फीस भरी है और कहा है कि आप उसके सगे संबंधी हो। अब जैसे ही वह व्यक्ति ये बात सुनता है कि उसने सगे संबंधी कहा है तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मेरी सगे संबंधी कैसे है। तो इसके बाद वह उस डॉक्टर से मिलने का फैसला करता है। बाप बेटे दोनों जाकर डॉक्टर साहिबा से मिलने के लिए कहते हैं तो वह अपने कैबिन में बैठी हुई थी। तो इसके बाद जैसे ही बाप बेटे दोनों अंदर जाते हैं तो वहां जाने के बाद वो पूछने लगते हैं कि डॉक्टर साहिबा, आपने हमारी फीस क्यों भरी है। अब इस बात को सुनकर जो डॉक्टर साहिबा कैबिन के अंदर बैठी हुई थी वो उस व्यक्ति की तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि आपने तो मुझ पर उपकार किया और उपकार करने के बाद ये बताया तक भी नहीं कि आपने मुझ पर उपकार किया है, लेकिन मुझे भी आपके बारे में पता चल गया जिस तरह से आपको मेरे बारे में पता चला था। अब इन बातों को सुनकर जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि बेटी तुम कह क्या रही हो। तो वह बताती है कि इस तरह से आपको वो दिन याद होगा जब आप इस तरह से ऑटो में बैठे थे और आपने 20 रुपए की जगह मुझे 100 रुपए दिए थे, लेकिन बाद में जब मैं स्कूल में गई तो मुझे पता चला कि आपने मेरी फीस भर दी है और ये बात मुझे वहीं से पता चली थी जहां पर मेरी फीस भरा गई थी। उसके बाद से मैं कई बार आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन आपका ना तो कोई एड्रेस था ना ही आपका मुझे पता था कि आप कहाँ रहा करते हो, तो इसी वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाई। लेकिन जब मैं आपसे मिली तो आपकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी और आप पूरी तरह से बेहोश थे। तो मैं इस हॉस्पिटल में काम किया करती हूँ, तो मैंने सोचा कि उस टाइम पर आपने मेरी फीस भरी थी तो इस टाइम पर मैं आपकी फीस भर देती हूँ, क्योंकि अभी तक आपका बेटा नहीं आया था और डॉक्टर साहब बार बार आपके बेटे को याद कर रहे थे। उससे पहले वो इलाज नहीं करना चाहते थे, तो इसी वजह से मैंने अपने पास से आपकी फीस भर दी और आपका ट्रीटमेंट कर दिया। यह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पूरा के पूरा वाक्य उन्हें ज्ञात हो जाता है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं और अब उन दोनों को एक दूसरे के घर तक का भी पता चल गया था और दोनों को एक दूसरे के घर तक का भी आना जाना हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक व्यक्ति ने बिना बताए किसी की मदद की और बदले में उसको वही मदद मिल गई। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।